जय हिंद दोस्तों। जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सेट बुक सॉल्यूशन। इसका अलग से फोल्डर बना देंगे क्योंकि थ्योरी आपकी पूरी हो गई है, एमसीक्यू सारे हो गए हैं। ये तो एक बुक बनाई जा रही है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका सॉल्यूशन है। तो इस बुक और बुक का सॉल्यूशन अलग से अपन डाल देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों आंसर देना, थोड़ी सी स्पीड रखना। आप 25 क्वेश्चन तक आपके हो गए थे, 26 क्वेश्चन से अपन को स्टार्ट करना। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड्स। तो बच्चों सिस्टम द्वारा आवश्यकताओं की पहचान का मुख्य उद्देश्य क्या है? लैंग्वेज यही आएगी, ये ध्यान रखना आप। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड्स। बच्चों टू डिफाइन द सिस्टम आर्किटेक्चर, टू गैदर यूजर रिक्वायरमेंट, टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप, टू इवैल्यूएट सिस्टम परफॉर्मेंस। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा तो वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किसका किसका सिस्टम रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन कौन सी रिकॉग्नाइजेशन? नीड। तो नीड का उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिफाइन द सिस्टम आर्किटेक्चर। बच्चों आर्किटेक्चर का कोई लेना देना नहीं है भाई। नीड से आर्किटेक्चर का क्या लेना देना है? नीड से आर्किटेक्चर का क्या लेना देना है? नीड से आर्किटेक्चर का कोई लेना देना नहीं है। आप आंसर दिया करो, मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया। ये वो क्वेश्चन है जो आपके आएंगे, प्रोग्रामर में आएंगे। इन्हीं में से 50 क्वेश्चन एसजीटी जुट के आएंगे, तो आप इनको जवाब दीजिए। लगभग 25 क्वेश्चन में आज आपको करा रहा हूं। और ये जो है ना बच्चों, ये अलग ही बना देंगे 49 वाला सेड की बुक का सॉल्यूशन, अलग से ही फोल्डर बना देंगे। वैसे जावा की बुक बन रही है, वैसे डीबीएमएस की बुक बन रही है, तो उनका अलग ही डाल देंगे। ये सेड का पार्ट नहीं रखेंगे, 49 से अलग कर देंगे। ठीक है? तो बुक के अंदर और बुक का सॉल्यूशन डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 तक मैंने करा दिए थे, 26 नंबर के क्वेश्चन पे आई है। तो वो ये कह रहा है कि जो नीड है बच्चों, इसको इकट्ठा करने का है क्या, तो मतलब उद्देश्य क्या है? तो डिफाइन द सिस्टम आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर से क्या लेना देना? आर्किटेक्चर तो कुछ भी रखो, मेन चीज तो यह है कि भाई जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो फुलफिल हो जानी चाहिए बच्चों। क्लियर? टुगेदर यूजर रिक्वायरमेंट, ये बिल्कुल सही है। टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप का कोई लेना देना नहीं है बच्चों। क्लियर? भाई आपको नीड मतलब रिक्वायरमेंट जानने के लिए। टू इवैल्यूएट सिस्टम परफॉर्मेंस, ये भी गलत है बच्चों। क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बी। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बच्चों बड़े वीडियो नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी स्पीड रखना। वापस अनाउंस कर देता हूं एक बार, ये जो बुक है सेड की बुक, इनके लगभग सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिए। अब ये जो बुक है ना बच्चों, ये 10-15 वीडियो में मैं आपकी खत्म कर दूंगा और इसका अलग ही फोल्डर बनाएंगे सेड की बुक, सेड बुक है ना। तो 48 तक आपका हो जाएगा सेड, और उसके अलावा बुक अलग बन जाएगी, ताकि आपको ये नहीं लगेगा कि वीडियो ज्यादा बन गए। ये वीडियो आपके आधा घंटे 45 मिनट के बनेंगे। 25 क्वेश्चन का एक वीडियो है, इनको देख लेना, बुक के साथ साथ इनको देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेप कम आफ्टर सिस्टम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड्स इन द सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो बच्चों नीड के बाद का स्टेप क्या है? टेस्टिंग है, इंप्लीमेंटेशन है, मेंटेनेंस है, मॉडलिंग है। तो नीड के बाद आपका मेन काम क्या है? मॉडलिंग करना बच्चों। क्लियर? यानी कोई प्रोटोटाइप बनाना, मॉडलिंग करना बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस बाद का पार्ट है, पहले अपन को एक मॉडल बनाना होता है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए स्पीड रखो बच्चों, आंसर देते रहिए, आंसर देते रहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिस्टम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है ऑफ द सिस्टम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड्स, नीड्स का क्या महत्व है इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है? तो इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डिटेल डिजाइन स्पेसिफिकेशन, डिटेल डिजाइन स्पेसिफिकेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डिटेल डिजाइन स्पेसिफिकेशन, इट इंश्योर अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बच्चों ये ज्यादा सही है। सबको पता है नीड का मेन महत्व क्या है, नीड आवश्यकता, उसका मेन महत्व क्या है, तो ये पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या, उद्देश्य क्या है। इट फोकस ऑन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग टास्क, गलत है, नीड का इसका कोई लेना देना नहीं। इट स्पीड ऑफ द सिस्टम इंप्लीमेंटेशन फेज, ये बिल्कुल गलत है। तुमको लगेगा सब एक जैसा है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। नीड का मतलब है रिक्वायरमेंट क्या है, सिस्टम का उद्देश्य क्या है, सिस्टम क्यों बनाया जाना है बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपकी क्लियर हो जाना चाहिए।
नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ना आ गया 50 में से 50 नंबर मिलेंगे। सेड की बुक के अंदर एक भी नंबर नहीं कट सकता। जो बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ है, सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिए, सारे न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए बच्चों, पूरी थ्योरी पढ़ा दी, नेट गेट के सारे क्वेश्चन करवा दिए, जो भी आए हुए हैं टीजीटी पीजीटी के सारे क्वेश्चन करा दिए। अब एक बुक जो मैं बना रहा हूं उसके क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इनको अलग से एक फोल्डर बना के उसमें डलवा देंगे। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सिस्टम फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में क्या सही नहीं है, तो चलिए, इट एसेस द टेक्निकल, इकोनॉमिक, ऑपरेशनल एंड शेड्यूल फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रपोज सिस्टम। बिल्कुल सही है। कोई भी प्रपोज सिस्टम है तो उसमें ये देखती है कि इकोनॉमिकली, ऑपरेशनली, टेक्निकली बच्चों वो पॉसिबल है या नहीं है। अपन को तो नॉट ट्रू बताना है बच्चों, ये तो ट्रू है, इसमें तो कोई गलत नहीं है। इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर द प्रपोज सिस्टम अलाइन विद द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इट इज कंडक्टेड आफ्टर द सिस्टम हैज बीन फुल्ली डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये कंडीशन फॉल्स है बच्चों, ये ट्रू है। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब है कि क्या ऐसा कोई सिस्टम बन भी सकता है। इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर द प्रपोज सिस्टम अलाइन विद द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों नेक्स्ट चलिए, इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क एंड चैलेंज एसोसिएटेड विद द प्रपोज सिस्टम। ये भी बिल्कुल सही है, इन सबके लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है बच्चों, क्लियर। लेकिन ये चीज गलत है। इट इज कंडक्टेड आफ्टर द सिस्टम हैज बीन फुल्ली डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। ये बिल्कुल गलत है। फिजिबिलिटी स्टडी पहले की जाती है बच्चों, क्लियर। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एस्पेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड ड्यूरिंग द सिस्टम फिजिबिलिटी स्टडी। तो बच्चों क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, गोले लगा लगा के पढ़ो। है क्या, थ्योरी है, थ्योरी है तो क्या है, गोले लगा के पढ़ना पड़ेगा बच्चों, क्लियर। विच एस्पेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड ड्यूरिंग द सिस्टम फिजिबिलिटी स्टडी। टेक्निकल फिजिबिलिटी, सोशल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, कल्चरल फिजिबिलिटी। तो बच्चों एक बार बताइए, इसमें सोशल इंपैक्ट देखा जाएगा लेकिन कल्चरल फिजिबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। सोशल का मतलब बच्चों सही है कि यार समाज के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, क्लियर। लेकिन कल्चरल से कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है बच्चों। सोशल फिजिबिलिटी के अंदर यह आएगा कि ठीक है यार, कोई गवर्नमेंट अपन को ऐसे तो नहीं कहेगी कि इससे समाज के ऊपर। देखिए कल्चर अलग है। कल्चर का मतलब होता है कल्चर, जैसे अपन शादी विवाह वगैरह वगैरह, तो वो कल्चर है बच्चों। सोशल ये है कि ठीक है यार, किसी के मान हानि हो गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, किसी की कोई चोरी तो नहीं कर रही, वो सोशल है। तो सोशल फिजिबिलिटी चेक होगी, टेक्निकल होगी, फाइनेंशियल होगी, कल्चरल नहीं होगी। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है। सोशल अलग है, कल्चरल अलग है, कल्चरल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कंडक्टिंग ए सिस्टम फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मेन मकसद क्या है, तो टू इंश्योर दैट द सिस्टम इज फ्री फ्रॉम एरर एंड डिफेक्ट। गलत है तो फिजिबिलिटी इसलिए की जाती है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है अगर वो बना हुआ है तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, और नहीं बना हुआ है तो क्या उसको बनाया जा सकता है बच्चों, क्लियर। टू डिटरमाइन वेदर द प्रपोज सिस्टम इज फिजिबल एंड एडविजेबल टू डेवलप। ठीक है। टू डिजाइन द यूजर इंटरफेस, बिल्कुल गलत है। डिजाइन के लिए फिजिबिलिटी स्टडी का क्या लेना देना है। टू इंप्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर इन द सिस्टम, तो ये भी बिल्कुल गलत है बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए, आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए। तो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कंडक्टिंग ए सिस्टम फिजिबिलिटी, नोट नहीं पूछा उसने, तो मेन गोल क्या है, तो सिस्टम पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए की जाती है। नेक्स्ट, अच्छा कोई ये पूछे कि गुरुजी ये क्यों गलत है, तो इंप्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर इन द सिस्टम, ये फिजिबिलिटी थोड़ी है, ये तो बच्चों क्या है, ये तो टेस्टिंग है। टू डिजाइन द यूजर इंटरफेस ऑफ द सिस्टम, अरे भाई ये डिजाइन है। फिजिबिलिटी स्टडी तो प्लानिंग ग्रुप में ही आती है बच्चों, क्लियर। ये तो डिजाइनिंग फेज की बात चल रही सबके क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इतना भयंकर तरीके से मैंने आपको पढ़ा रखा है कि मेरे को नहीं लगता सस्ते में कोई सेट का क्वेश्चन है जो आप नहीं कर सको बच्चों, क्लियर। क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने आपको ढूंढ ढूंढ के करवा दिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सिस्टम फिजिबिलिटी स्टडी। सिस्टम फिजिबिलिटी स्टडी का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो बच्चों एनालाइज ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, बिल्कुल। डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, बच्चों देखते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ ए प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स और एग्जामिनेशन ऑफ पोटेंशियल रिस्क एंड कंस्ट्रेंट, ये भी फिजिबिलिटी है कि भाई आगे जाके इसमें कोई रिस्क तो नहीं रहेगी, इसके कंस्ट्रेंट कौन कौन से होंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, कि भाई ठीक है इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होंगे, तो फिजिबिलिटी स्टडी वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पॉसिबल भी है या नहीं है। इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स, ये गलत है बच्चों, क्लियर। फिजिबिलिटी टीम का में ये नहीं है बच्चों, सी नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा।
तो बच्चों विच ऑफ द फ्लोइंग नोट ए कंपोनेंट ऑफ सिस्टम फिजिबिलिटी स्टडी। बच्चों एनालाइज करना बिल्कुल आएगा, बच्चों पोटेंशियल रिस्क को ढूंढना बिल्कुल होगा, कंस्टेंट कौन कौन से कंस्टेंट का आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्लियर। वो ये कहते हैं कि मेरी शर्तें ये है, तो बच्चों शर्तों को तो बिल्कुल ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि भाई ठीक है इसकी शर्तें हैं, इस शर्तों के हिसाब से अपन को चलना है। रिस्क को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज आएंगे नहीं आएंगे, अभी पॉसिबल है या नहीं, ऐसा सॉफ्टवेयर बन चुका है नहीं बन चुका, लेकिन इवोल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स ये गलत है बच्चों, क्लियर। यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। प्रोजेक्ट टीम मेंबर का क्या लेना देना है बच्चों, प्रोजेक्ट टीम मेंबर तो ठीक है फिजिबिलिटी स्टडी हो गई, उसके ऊपर फिर प्रोजेक्ट टीम मेंबर लगाए जाएंगे। अरे फिजिबिलिटी स्टडी पहले का काम है और टीम मेंबर बाद का काम है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is not true about system prototyping? Prototyping, about prototyping बच्चों क्लियर। याद रखना आपके प्रोग्रामर के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार है, आप एक एक क्वेश्चन यहाँ से मैच करवा लेना, मेरी गारंटी है 50 में से 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। लगभग ये 600 क्वेश्चन की बुक बन रही है आपकी, पूरा कंप्लीट देख के जाना इसको। Which of the following statement is not true about system prototyping? अब सिस्टम प्रोटोटाइपिंग बच्चों आप सबको पता है कि ठीक है यार आपने रिक्वायरमेंट गैदर कर ली, या फिर हो सकता है कि कोई बंदा है अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बता पा रहा, तो उसको अपन क्या करते हैं प्रोटोटाइप दिखा दिखा के पूछते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट देखिए ऐसी तो नहीं है क्या, ये मॉडल है, ये मॉडल आपके काम का है क्या देखिए। तो बच्चों अगर कोई बंदा अपनी रिक्वायरमेंट को क्लियर नहीं कर पा रहा है तो उसको प्रोटोटाइप दिखाकर उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। तो बच्चों क्लियर। तो चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सिस्टम प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। तो क्या नहीं है, सिस्टम प्रोटोटाइपिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग एन इनिशियल इनकम्प्लीट वर्जन ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल सही है। तो वर्जन है बच्चों सिस्टम प्रोटोटाइपिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग एन इनिशियल इनकम्प्लीट वर्जन ऑफ द सिस्टम। प्रोटोटाइपिंग हेल्प्स इन गैदरिंग फीडबैक एंड रिफाइनिंग रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही है। प्रोटोटाइपिंग इज ओनली यूजफुल इन स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट, ये बिल्कुल गलत है। प्रोटोटाइपिंग बड़े प्रोजेक्ट में भी काम में आती है। प्रोटोटाइपिंग कैन बी आइदर थ्रो वे और इवोल्यूशनरी। थ्रो वे का मतलब एक बार तो ठीक है एक बार रैंडमली बना दो फिर परिवर्तन करते रहेंगे, और इवोल्यूशनरी का मतलब है बच्चों एक बार आपने बनाया फिर कोई दूसरी चीज बना दी और अपडेट कर दिया, फिर और बना के और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया। तो बच्चों एक तो थ्रो वे है, ये बना दो फिर इसमें कोई कमी है तो उनको दूर कर दो बच्चों, क्लियर। और एक ही है बच्चों इवोल्यूशनरी, मतलब आप इंप्रूवमेंट करते रहो, उसमें इंप्रूवमेंट करते रहो। तो याद रखिए प्रोटोटाइपिंग स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए हो ये कोई जरूरी नहीं है। प्रोटोटाइपिंग का मेन वर्क क्या है कि यार रिक्वायरमेंट अगर आपकी क्लियर नहीं है तो फीडबैक और रिफाइनमेंट कर करके अपन प्रोटोटाइप मॉडल को इंप्रूव कर सकते हैं। सिस्टम प्रोटोटाइपिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग एन इनिशियल इनकम्प्लीट वर्जन ऑफ द सिस्टम। बच्चों ठीक है ये इनकम्प्लीट है, और फिर अगर क्लाइंट को ये लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये बना ही नहीं तो फिर उसको रिफाइनमेंट कर देते हैं बच्चों, क्लियर। प्रोटोटाइपिंग कैन बी आइदर थ्रो वे और इवोल्यूशनरी, बिल्कुल दोनों तरीके से चलता है। तो ये भी आपका ट्रू है। आपसे क्या पूछा, नॉट ट्रू, तो ये ट्रू है ये फॉल्स है बच्चों, ये ट्रू है और ये ट्रू है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्लियर। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इवोल्यूशनरी का मतलब होता है बच्चों, इवोल्यूशनरी का मतलब होता है इंक्रीमेंट प्लस इटरेटिव बच्चों, क्लियर। तो इंक्रीमेंट प्लस इटरेटिव, इटरेटिव मतलब फीडबैक लेते रहो, और इंक्रीमेंट का मतलब है नए मॉड्यूल बनाते रहो, नए मॉड्यूल बनाते रहो और जोड़ते रहो, क्लियर। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। फॉर मीडियम स्केल प्रोजेक्ट क्या प्रोटोटाइप सभी के लिए चलता है बच्चों, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल सभी के लिए चलता है प्रोटोटाइप मॉडल, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। प्रोटोटाइप मॉडल बच्चों दो चलते हैं, देखा जाए तो रेड और प्रोटोटाइप मॉडल, ये दो ऐसे हैं जिनके अंदर अपन को मॉडल बनाना पड़ता है और उन मॉडल के हिसाब से ही अपन को आगे डेवलपमेंट करना पड़ता है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन को पढ़िए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सिस्टम प्रोटोटाइपिंग इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो बच्चों देख लेते हैं प्राइमरी पर्पज क्या है। तो बच्चों गोले लगा के पढ़ो, गोले लगा के पढ़ो। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द सिस्टम प्रोटोटाइपिंग इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन? टू रिप्लेस द फाइनल सिस्टम डेवलपमेंट फेज। फाइनल सिस्टम डेवलपमेंट फेज गलत है। टू क्रिएट ए कंप्लीट फुल्ली फंक्शनल सिस्टम। बच्चों ये कुछ है ही नहीं, कुल मिला के ये प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि भाई आप अपनी रिक्वायरमेंट को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार बताओ, ये प्रोटोटाइप देख लो, अगर इसमें कुछ कमी लगती है तो आप बताओ और क्या चाहिए आपको, हम इसको रिफाइनमेंट कर देंगे बच्चों, क्लियर। तो ये कंसेप्ट है टू रिप्लेस द फाइनल सिस्टम डेवलपमेंट फेज। अरे प्रोटोटाइपिंग ये थोड़ी है टू रिप्लेस द फाइनल सिस्टम डेवलपमेंट फेज, ये तो ये कहना चाह रहा है कि बच्चों जो फाइनल सिस्टम है उसका डेवलपमेंट फेज है टू क्रिएट ए कंप्लीट फुल्ली फंक्शनल सिस्टम, गलत है। प्रोटोटाइपिंग में ऐसा थोड़ी होता है
प्रोटोटाइपिंग में तो बच्चों एक मॉडल तैयार होता है टू टेस्ट द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, टू वैलिडेट एंड डिफाइन रिक्वायरमेंट थ्रू इटरेटिव डेवलपमेंट। बच्चों क्लियर? तो बिल्कुल आंसर डी हो जाएगा बच्चों। वैलिडेट मतलब वैलिडेट करवाना कि देखो ना, कंफर्म करो यार, कंफर्म करो, बैठ के कंफर्म करो। इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट, वेरी गुड, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप है, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट एंड रेस्ट फॉर रिफाइनिंग एंड इंप्रूवमेंट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। टू वैलिडेट, अरे यार क्लियर करो ना, यही चाहिए क्या आपको? वैलिडेट करो, वैलिडेट करो, अरे सहमति दो, यही चाहिए क्या आपको? यही चाहिए क्या? टू वैलिडेट एंड रिफाइन, चलो नहीं चाहिए, रिफाइन कर देंगे। रिक्वायरमेंट थ्रू इटरेटिव डेवलपमेंट, बार बार पूछ के। क्लियर है बच्चों? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोटोटाइपिंग इन्वॉल्व बिल्डिंग ए क्विक एंड डर्टी वर्जन, क्विक एंड डर्टी वर्जन। अरे जैसा बन गया वैसा एक बार दिखाओ, तो एक जैसा बन गया वैसा एक बार दिखाओ, ठीक है। वर्जन ऑफ द सिस्टम डेट इज लेटर डिस्कार्डेड, बच्चों क्लियर? डेट इज लेटर डिस्कार्डेड। किस प्रकार के प्रोटोटाइप में सिस्टम का एक त्वरित और गंदा संस्करण बनाना शामिल है जिसे बाद में छोड़ दिया जाता है? बच्चों क्लियर? दिखा देते हैं, अरे बैठो ये ऐसा चाहिए क्या? वो कहेगा बनाया नहीं, कुछ भी नहीं बनाया, बने बनाए में से दिखा देता है, ऐसा चाहिए क्या? तो बच्चों उसको बोलते हैं थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। ठीक है यार, एक बार दिखा दो, अगर सेटिस्फाई हो जाए तो अपना काम हो जाएगा, अगर नहीं है तो छोड़ो ना, दूसरा बना देंगे। बच्चों क्लियर? इवोल्यूशनरी तो सबको पता है इसमें क्या आता है, तो इसमें बच्चों दो चीज आते हैं, इंक्रीमेंट प्लस इटरेटिव। बच्चों क्लियर? इटरेटिव दोनों चीज आती है, इंक्रीमेंट प्लस इटरेटिव। इंक्रीमेंट में केवल इंक्रीमेंट आता है। स्पाइरल के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया था, स्पाइरल में एक एक फंक्शनलिटी बार बार जोड़ी जाती है बच्चों। एक प्रोटोटाइप बनाया, फंक्शनलिटी जुड़ी, फिर अगला प्रोटोटाइप बनाया, फंक्शनलिटी जुड़ी, फिर हर फंक्शनलिटी के लिए अलग अलग प्रोटोटाइप बनता जा रहा है। बच्चों क्लियर? तो एक बार बताइए, जो जैसा बोलेगा वैसा उसको रिजल्ट मिल जाएगा। उसने बोला क्या रैंडमली आपने एक क्विक और डर्टी वर्जन बना के उसको दिखाया और फिर बाद में उसको डिस्कार्ड कर देते हो आप, उसको बोलते हैं थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। Which phase of system development life cycle is most suitable for employing system prototyping? अब देखना बच्चों क्या कह रहा है, सिस्टम प्रोटोटाइपिंग को नियोजित करने के लिए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का कौन सा चरण सबसे उपयुक्त है? ठीक है, तो प्रोटोटाइपिंग कब होती है? डिजाइन फेज में। अरे डिजाइन फेज में प्रोटोटाइपिंग होती है? नहीं बच्चों, प्रोटोटाइपिंग तो कब होती है? रिक्वायरमेंट फेज में होती है। ये तो सबको पता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं कर पाता तभी तो अपन प्रोटोटाइपिंग करते हैं। फिर अगर वो प्रोटोटाइप क्लियर हो जाएगा तो फिर डिजाइन फेज के अंदर जाएंगे बच्चों। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, ये दोनों तो खत्म है बच्चों। क्लियर? अब आंसर देख के डिजाइन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है। तो प्रोटोटाइपिंग कब की जाती है? जब रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो प्रोटोटाइप मॉडल दिखा के क्लाइंट को अपन क्या करते हैं बच्चों, उसकी रिक्वायरमेंट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि उसको चाहिए क्या। ये एक मॉडल होता है बच्चों जो इनकम्प्लीट आपका सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो बात की बात है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, डी रिक्वायरमेंट फेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, मेरे हिसाब से समझ में आने लग गया होगा शायद। व्हाट इज ए पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सिस्टम प्रोटोटाइपिंग? ठीक है, सिस्टम प्रोटोटाइप का उपयोग करने का संभावित नुकसान क्या है? अब बच्चों संभावित नुकसान क्या है? एक तो कॉस्ट ज्यादा लगती है, टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि प्रोटोटाइप में बहुत टाइम लग जाता है, नखरे देना पड़ता है क्लाइंट के, हाँ ये ऐसा तो नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं चाहिए, मेरे को तो ऐसा चाहिए। बच्चों क्लियर? तो कॉमन सी बात है, प्रोटोटाइपिंग में क्या क्या नुकसान है? तो इंक्रीज स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। तो बच्चों ये तो नुकसान नहीं है, ये तो फायदा है, ये तो फायदा है बच्चों, अपन को तो नुकसान बताना है। बच्चों क्लियर? हायर डेवलपमेंट कॉस्ट, ये नुकसान है बच्चों, ये नुकसान है। रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन अडेप्टिंग टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट। रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी गलत है, ये तो बात ही गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है ये तो। बच्चों क्लियर? तो रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन अडेप्टिंग टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट, अरे प्रोटोटाइप में तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन अमंग प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर। तो बच्चों प्रोटोटाइप में तो ये बढ़ता है, तो अपन को क्या पूछा गया? डिसएडवांटेज पूछा है बच्चों। क्लियर? ये तो डिसएडवांटेज नहीं है, ये तो बच्चों फायदा है, ये तो फायदा है। तो जो फायदा है वो फायदा है, जो नुकसान है वो नुकसान है। ये फायदा, ये फायदा, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। तो नुकसान केवल कौन सा है बच्चों? बी है। बच्चों क्लियर? प्रोटोटाइप से आप लिख दिया करो हर के चीज के आगे कि यार उसने नुकसान पूछा है, ये तो फायदा है, ये भी फायदा है, ये चीज तो होती नहीं है, ये नुकसान है तो नुकसान ही पूछा है, नुकसान ठोक दो। कई बार ऐसा धर्म संकट आएगा कि तीन तीन ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, तो तुम खुद सोचो, तुम्हारे विवेक से सोचो कि ये तो फायदा है, ये नुकसान है, ये फायदा है, ये तो बात ही गलत है, ये बात सही है लेकिन ये नुकसान है, सही बात में भी नुकसान और
फायदा हो सकता है, नुकसान पूछे तो नुकसान बताओ, गलत स्टेटमेंट पूछे तो गलत बताओ, फायदा पूछे तो फायदा बताओ, जो पूछे वो बताओ। तुमसे पूछता है विशेषता कौन सी है, तुम फायदा बता के आ जाते हो, फायदा कौन सा है तुम गलत बता के आ जाते हो, गलत कौन सा है तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या है, जो पूछे वो बताओ। कभी एडवांटेज पूछे तो तुम ये बता के आ जाते हो सही कथन कौन सा है, अरे एडवांटेज पूछे तो सही कथन क्यों बता रहे हो तुम। अच्छा, गलत कथन कौन सा है ये पूछे तो तुम डिसएडवांटेज बता के आ जाते हो। अरे बच्चों लिख दिया करो हर चीज के आगे कि यार इसने नुकसान पूछा है तो नुकसान ये है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। बच्चों विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा है तो नॉट ट्रू बताना है। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज क्यों बताओगे आप, क्लियर मन में आए वो क्यों बताओगे। आपसे क्या पूछा, नॉट ट्रू। अबाउट द रोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, दे एनालाइज यूजर रिक्वायरमेंट, बिल्कुल करता है। सिस्टम एनालिसिस क्या करता है, तो बच्चों सारा काम वही तो करता है, करता कौन है, एक कोडिंग नहीं करता बच्चों, या फिर यूजर एंड यूजर की तरह काम नहीं करता, बाकी सारा काम करता है। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रोल ऑफ द सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस का क्या रोल, रोल के बारे में क्या सही नहीं है। दे एनालाइज यूजर रिक्वायरमेंट, ट्रू है बच्चों। दे डिजाइन सिस्टम सॉल्यूशन, दे डिजाइन सिस्टम सॉल्यूशन, ट्रू है बच्चों। दे डिजाइन सिस्टम सॉल्यूशन, तो ये भी ट्रू है, याद रखिए क्या बोला मैंने, ये ट्रू है और ये भी आपका ट्रू है। दे ओनली फोकस ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट, तो बच्चों ये कंडीशन आपकी फॉल्स है कि वो केवल टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करते हैं, नहीं बच्चों, वो डिजाइन के ऊपर भी बात करते हैं, वो रिक्वायरमेंट पे भी बात करते हैं। दे कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर, ये भी बिल्कुल ट्रू है बच्चों। तो आपसे क्या पूछा गया, फॉल्स पूछा गया। सिस्टम एनालिसिस क्या है, अरे भाई सभी है, पूरी टीम हो सकती है बच्चों, पूरा डिजाइन प्लानिंग करने वाला, रिक्वायरमेंट गैदर करने वाला बच्चों, फिजिबिलिटी स्टडी करने वाले, ये सब क्या है, तो बच्चों ये सब सिस्टम एनालिसिस कहलाते हैं बच्चों। क्लियर, यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सिस्टम एनालिसिस इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, राइटिंग कोड फॉर सिस्टम इंप्लीमेंटेशन। बच्चों ये तो कोडर का काम है, ये तो कंडीशन क्या है, फॉल्स, ये तो फॉल्स है बच्चों। क्लियर, ये तो मेरा आंसर नहीं है बच्चों। व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सिस्टम एनालिसिस इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, टेस्टिंग द सिस्टम फॉर बग्स, ये टेस्टर का काम है बच्चों। क्लियर, देख लेंगे। एनालाइज एंड डॉक्यूमेंटिंग यूजर रिक्वायरमेंट, ये बिल्कुल ट्रू है बच्चों। क्लियर, एनालाइज एंड डॉक्यूमेंटिंग यूजर रिक्वायरमेंट सही है। मैनेजिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन, अब बच्चों देखिए यहाँ दो चीज आ गई, मैनेजिंग। अब देखो बच्चों, मैनेजिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन, ठीक है, मैनेजिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन और एनालाइज एंड डॉक्यूमेंटिंग यूजर रिक्वायरमेंट, तो बच्चों इनमें से बेस्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, ये काम भी करता है, ये काम भी करता है। एनालाइज एंड डॉक्यूमेंटिंग यूजर रिक्वायरमेंट, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम एनालिसिस। और मैनेजिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, दोनों ट्रू है। अब बेस्ट आंसर क्या दोगे, अब दिक्कत यहाँ आ गई। अब बच्चों एक बार बताइए, एनालाइजिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना और डॉक्यूमेंटिंग करना बच्चों। क्लियर, ये सिस्टम एनालिसिस। और मैनेजिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन, तो ये भी बच्चों प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को मैनेज करने का काम भी इसका है। तो ये दो चीज सही है और ये दो चीज गलत है। ठीक है, ये किसका काम है, एंड यूजर का काम है बच्चों। क्लियर, या फिर ये बोलिए लास्ट वाले जो व्यक्ति है उनका काम है, एंड यूजर का तो नहीं बोल सकते अपन। ये बोलिए ये क्या है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट का काम है। सिस्टम एनालिसिस का मेन काम ऊपर की तरफ होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन बेस्ट आंसर क्या दोगे, बेस्ट आंसर आपको सी देना है। क्यों, क्योंकि एनालाइज एंड डॉक्यूमेंटिंग यूजर रिक्वायरमेंट, तो बच्चों उसी के अंदर टाइमलाइन भी आ गया, टाइमलाइन भी आ गया, रिक्वायरमेंट के अंदर टाइमलाइन भी आ गया। ये 3 महीने में मेरे को कंप्लीट चाहिए बच्चों। क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज इसके अंदर आ गई है। एसआरएस के अंदर ये चीज भी आ गई है, एसआरएस के हिसाब से उसको काम करना है। क्लियर है बच्चों। फर्स्ट वर्क इन एनालाइज एंड यूजर रिक्वायरमेंट्स, टाइमलाइन इज नॉट कंट्रोल। क्लियर है बच्चों। अरे सांवर, ये इसी के अंदर आ गई, टाइमलाइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, एसआरएस में ये भी लिखा जाता है। क्लियर है, वो ये कह रहा है प्राइमरी बताओ, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये चीज तो इसमें आ गई ना, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन सही आंसर क्या होगा, सी। क्या ये क्लियर है बच्चों। जिस बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट। सी एंड डी बहुत सही है ना, लेकिन उसने पूछा प्राइमरी बताइए, कोई मेन चीज बताइए, तो एसआरएस, तो याद रखिए सिस्टम एनालिसिस का मेन काम है एसआरएस के ऊपर, एसआरएस के हिसाब से काम करवाना। कुल मिला के बात ये है, प्राइमरी तो सी है। अरे भाई ये याद रखिए, एसआरएस में ये भी तो लिखा होगा
मैनेजिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन, तो ये आ गया सी आंसर बेस्ट है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ ए सिस्टम एनालिसिस इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। बच्चों बेस्ट कौन सा है, बेस्ट कौन सा ये कह रहा है, तो चलिए सिस्टम एनालिसिस का मेन रोल क्या है, दे वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी कोलैबोरेशन, गलत है बच्चों, ये तो टीम होती है। दे आर स्लोली रेस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, बच्चों स्लोली का मतलब होता है माइनर, है ना बच्चों, दे आर स्लोली रेस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, गलत है। दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड डेवलपर, तो दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड डेवलपर, तो यूजर एंड डेवलपर दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, ये ठीक है। द प्राइमरी फोकस ऑन हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ये बिल्कुल गलत है। तो बच्चों याद रखिए डेवलपर और यूजर के बीच में, क्लाइंट और यूजर डेवलपर के बीच में ये एक किसकी तरह काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है, कौन, सिस्टम एनालिसिस। बच्चों क्लियर, तो इसका आंसर बेस्ट क्या पड़ेगा, सी। बच्चों यहां तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंप्लीमेंटेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। व्हाट डिस्टिंग्विश द रोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस फ्रॉम दैट ऑफ ए प्रोग्रामर इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सिस्टम एनालिसिस डिफरेंट कैसे है प्रोग्रामर से, ठीक है। सिस्टम एनालिसिस फोकस ऑन कोडिंग, गलत है बच्चों। सिस्टम एनालिसिस डिजाइन सिस्टम सॉल्यूशन, वाइल प्रोग्रामर इंप्लीमेंटेशन, दो डिजाइन, बिल्कुल गलत है बच्चों। क्लियर, कोडिंग से रिलेटेड होता है प्रोग्रामर। सिस्टम एनालिसिस वर्क ओनली विद हार्डवेयर वाइल प्रोग्रामर वर्क विद सॉफ्टवेयर, गलत है। सिस्टम एनालिसिस मैनेज प्रोजेक्ट टाइमलाइंस वाइल प्रोग्रामर राइट टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, डी। बच्चों क्लियर, एक बार कमेंट कर दो, वो आ गया। प्रोजेक्ट देखिए, सिस्टम एनालिसिस मैनेज प्रोजेक्ट टाइमलाइन, बिल्कुल सही है बच्चों। एसआरएस के हिसाब से इसको चलना पड़ता है, वाइल प्रोग्रामर राइट टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। बच्चों क्लियर, तो डी आपका बिल्कुल सही है। ये आ गया समझ में। सावर जो क्वेश्चन था कि सिस्टम एनालिसिस टाइमलाइन पे कंट्रोल करेगा नहीं करेगा, अरे करेगा भाई, सिस्टम एनालिसिस सारा ही काम करता है, जो भी एसआरएस में लिखा होता है वो सारा ही काम करता है। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर, क्यों गलत है, कैसे गलत है, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। ऐसा कोई वर्ड है क्या मेरे मुंह से नहीं निकला हो, आप एक बार कमेंट करो। इतना सेड मैंने पढ़ा दिया, दुनिया की किसी बुक में ही नहीं है, इतना सेड मैंने आपको करवा दिया। एक 10-11 बुक को मिलाकर मैंने सेड आपको पढ़ाया, एक एक क्वेश्चन कराया, एक एक न्यूमेरिकल कराया। बच्चों ऐसे ऐसे मॉडल मैंने आपको समझा दिए जिसकी कोई हद नहीं है। प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है, क्वेश्चन आपसे सारे हो जाएंगे। केवल आपको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, गोले लगा लगा के आपको पढ़ना आना चाहिए। अच्छा और बेस्ट और बुरा ये ढूंढना आना चाहिए, फायदा नुकसान ये आपको आना चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सिस्टम प्लानिंग। सिस्टम प्लानिंग आपके कोर्स में लिखा हुआ है, तो बच्चों विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सिस्टम प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग में क्या होता है बच्चों, आपको मैंने बताया था, एसडीएलसी का फर्स्ट फेज है प्लानिंग। उसमें क्या क्या होता है, तो उसके अंदर बच्चों रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, फिजिबिलिटी स्टडी होती है, एसआरएस वेरिफिकेशन होता है, एसआरएस वैलिडेशन होता है। जैसे प्लानिंग आई तो ये चार चीज आपके रटे रटाए आ जाना चाहिए। तो अच्छा सर ठीक है, वो पहला फेज जो आपने पढ़ाया था कि सभी एसडीएलसी के अंदर प्लानिंग तो आती ही है। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लानिंग इट इन्वॉल्व डिफाइनिंग द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम। बच्चों बिल्कुल सही है, स्कोप का मतलब कि भाई सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग बच्चों क्लियर, और ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम उद्देश्य क्या है। इट इंक्लूड डिटरमाइनिंग प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, बिल्कुल फिजिबिलिटी भी आती है। इट इज नॉट नेसेसरी टू इन्वॉल्व स्टेक होल्डर इन द प्लानिंग फेज, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। प्लानिंग फेज में स्टेक होल्डर तो आएंगे, स्टेक होल्डर में सिस्टम एनालिसिस्ट भी होता है, और बच्चों प्लानर भी होता है, और आपका क्लाइंट भी होता है। बच्चों क्लियर, ये गलत है। इट सेट द फाउंडेशन फॉर द एंटायर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस, ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि बच्चों एसआरएस इसी में बनता है। याद रखिए पूरे सिस्टम का जो फाउंडेशन है वो एसआरएस है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। बच्चों आपसे फॉल्स पूछा गया, क्या हो जाएगा, सी। क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ो। एक एक क्वेश्चन आपके 4-4 क्वेश्चन तैयार करा देगा, थोड़ी सी मेहनत आप कीजिए। व्हाट इज नॉट ए की एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम प्लानिंग। बच्चों सिस्टम प्लानिंग का की एस्पेक्ट क्या नहीं है, आइडेंटिफाई रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट। बच्चों आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है। Defining the budget and timeline for the project feasibility study, assessing risk associated with the project feasibility study, designing the user interface of the system। बच्चों ये गलत है, यूजर इंटरफेस ये डिजाइन का पार्ट है, नॉट प्लानिंग का पार्ट। बच्चों क्लियर, तो याद रखिए यूजर इंटरफेस, डीएफडी तैयार करना, ये सब डिजाइन के अंदर आता है, प्लानिंग के अंदर नहीं आता बच्चों। प्लानिंग के अंदर एसआरएस तक का पार्ट आता है, एसआरएस वैलिडेशन आता है, एसआरएस को फिर डिजाइन के अंदर इनपुट की तरह लिया जाता है,
और आउटपुट के अंदर बच्चों मॉड्यूलरिटी या मॉड्यूलर ये बनते हैं। बच्चों क्लियर? आपको मैंने एक हिप्पो टूल पढ़ाया था, वो एसआरएस को एज ए इनपुट लेता है और मॉड्यूलर डिजाइन प्रोवाइड करके अपन को देता है। एक मैंने आईपीओ पढ़ाया था, मैंने कहा था प्रत्येक मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये आईपीओ डिसाइड करता है लीनियर कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूल के अंदर की एक्टिविटी या वर्किंग मॉडल कहते हैं किसको, आईपीओ को, जो मॉड्यूल की वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है लीनियर कंसेप्ट के अंदर कि प्रत्येक मॉड्यूल के अंदर इनपुट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा और आउटपुट क्या होगा। बच्चों क्लियर? ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी थी। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए सिस्टम प्लानिंग के अंदर सबकी प्लानिंग आ जाएगी बच्चों, रिसोर्सेज क्या है क्या नहीं है, बजट क्या है क्या नहीं है, टाइमलाइन क्या है क्या नहीं है, एसआरएस पूरा आ जाएगा, रिस्क क्या है नहीं है, शर्तें क्या है नहीं है। लेकिन बच्चों इंटरफेस डिजाइन ये तो डिजाइनिंग का फेस है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ, याद रखिए, प्लानिंग। क्लियर? प्लानिंग के अंदर अगर आपको पता है तो सिस्टम प्लानिंग के अंदर मैंने आपको फर्स्ट पेज के अंदर पढ़ाया था सिस्टम प्लानिंग। तो सिस्टम प्लानिंग के अंदर बच्चों मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको, सिस्टम प्लानिंग के अंदर मैंने रिक्वायरमेंट गैदरिंग पढ़ाया था, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। बच्चों क्लियर? शॉर्ट में लिख देता हूं क्योंकि सब कुछ करवा रखा है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग मैंने आपको पढ़ाया था, दूसरा फिजिबिलिटी स्टडी पढ़ाया था, तीसरा एसआरएस वेरिफिकेशन आपको पढ़ाया था, एसआरएस वेरिफिकेशन पढ़ाया था, फिर चौथा मैंने एसआरएस वैलिडेशन करवाया था। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए, वेरिफिकेशन और एक वैलिडेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट चलिए बच्चों क्वेश्चन को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सिस्टम प्लानिंग? ठीक है, सिस्टम प्लानिंग के बारे में क्या कथन सही नहीं है? बच्चों क्लियर? इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट ध्यान रखना प्लानिंग के। इट इन्वॉल्व कंडक्टिंग ए फिजिबिलिटी स्टडी टू असेस द प्रोजेक्ट विएबिलिटी, तो ये बिल्कुल ट्रू है। सिस्टम प्लानर्स नीड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड डेवलप मिटिगेशन स्ट्रेटजी, बिल्कुल ट्रू है। इट डजंट रिक्वायर कोलैबोरेशन विद एंड यूजर एंड स्टेक होल्डर, बच्चों ये फॉल्स है। सिस्टम प्लानिंग लेज द ग्राउंड वर्क फॉर सिस्टम डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अब देखो बच्चों, देखिए यहां पर आके आपका गड़बड़ है। देखिए इट डजंट रिक्वायर कोलैबोरेशन विद एंड यूजर्स एंड स्टेक होल्डर्स, तो बच्चों ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना, क्योंकि प्लानर का मेन काम ही यही है। प्लानर का मेन काम प्लान बनाना है। इट डजंट रिक्वायर कोलैबोरेशन विद एंड यूजर एंड स्टेक होल्डर, ये सिस्टम एनालिसिस है, इसका मेन काम ही यही है बच्चों। क्लियर? तो सिस्टम प्लानिंग लेज द ग्राउंड वर्क फॉर सिस्टम डेवलपमेंट एक्टिविटीज, तो ग्राउंड वर्क बच्चों मतलब बेसिक वर्क तैयार करता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो कॉमन सी बात है, कंफ्यूज मत होना, आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सिस्टम प्लानिंग एसआरएस बनाता है, जिसकी को अपन क्या कहते हैं, ग्राउंड वर्क फॉर सिस्टम डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जो सिस्टम डेवलप होगा उसका ग्राउंड वर्क तैयार करता है। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए, एक एक गोला लगा लगा के पढ़िए, अपने आप प्रैक्टिस से काम हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज नॉट ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम प्लानिंग? डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ सिस्टम, बिल्कुल सही है। तो ये तो बच्चों इज नॉट ए, तो बच्चों ये तो है या नहीं है? ये तो है। आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, बच्चों स्टेक होल्डर बिल्कुल ये भी है। डिटरमाइनिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ये भी है बच्चों। डेवलपिंग टेस्ट केस फॉर सिस्टम वैलिडेशन, तो बच्चों ये आपका काम नहीं है बच्चों, ये टेस्टर का काम है। बच्चों क्लियर? किसका काम है? टेस्टर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। प्लानर का काम ये नहीं है, ये डेवलपिंग पार्ट के बाद की बात है, ये डेवलपिंग पार्ट से पहले का पार्ट है बच्चों। आपका डी आंसर अलग हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेस इन सिस्टम प्लानिंग? तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग बिल्कुल होता है, फिजिबिलिटी स्टडी होता है, सिस्टम डिजाइन नहीं होता, रिसोर्सेज एलोकेशन होता है। तो बच्चों सिस्टम डिजाइन इसका पार्ट नहीं है, इसका प्लानिंग का। बच्चों क्लियर? रिसोर्सेज एलोकेशन होता है, फिजिबिलिटी भाई ये रिसोर्सेज की अपन को जरूरत है, इतना हार्डवेयर इतने सॉफ्टवेयर की जरूरत है, ये सब प्लानिंग के अंदर आता है। इतना बजट की जरूरत है, इतनी कॉस्ट की जरूरत है, इतना टाइम की जरूरत है, ये सब रिसोर्सेज है। इतने सीपीयू, इतने कंप्यूटर, इतने मॉनिटर की जरूरत है, इतने बिल्डिंग की जरूरत है, इतने एम्प्लॉय की जरूरत है, ये सब किसके अंदर आती है? प्लानिंग के अंदर आती है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए, सिस्टम डिजाइन अलग पार्ट है। नेक्स्ट चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेटा फ्लो डायग्राम? डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में क्या सही नहीं है? डीएफडी सही नहीं है, ये बताया। डीएफडी रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डेटा विद इन ए सिस्टम, ये तो ट्रू है। डीएफडी आर यूज्ड टू, डीएफडी क्या होता है मैंने खूब पढ़ा रखा है, एक बार देखना, मैंने आपको बताया था कॉन्टेक्स्ट डीएफडी, लेवल 0 डीएफडी, लेवल 1 डीएफडी, लेवल 2 डीएफडी, तो ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको डीएफडी का पढ़ा रखा है। एक बार देखोगे तो आपका समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के डीएफडी के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएफडी रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डेटा विद इन ए सिस्टम, बिल्कुल सही है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि याद रखिए डेटा का फ्लो सिस्टम के अंदर किस तरीके से हो रहा है। डीएफडी आर यूज्ड टू मॉडल द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन ए सिस्टम, डीएफडी आर यूज्ड टू मॉडल द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन ए सिस्टम।
डीएफडी प्रोवाइड ए डिटेल व्यू ऑफ द फिजिकल गलत है बच्चों, फिजिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए सिस्टम गलत है, फिजिकल की जगह क्या आएगा, लॉजिकल। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है बच्चों, ये आपका फॉल्स है बच्चों। डीएफडी हेल्प इन आइडेंटिफाइंग इनपुट आउटपुट प्रोसेस एंड डेटा स्टोर विद इन ए सिस्टम, ये आपका ट्रू है बच्चों। डीएफडी आर यूज्ड टू मॉडल द प्रोसेस, मॉडल ही है बिल्कुल लॉजिकल मॉडल है, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन ए सिस्टम, कौन कौन से प्रोसेस है ये बताने का काम करता है, तो बिल्कुल क्लियर है। तो मेरे हिसाब से डीएफडी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, भयंकर तरीके से मैंने आपको डीएफडी पढ़ा रखा है। क्लियर, डीएफडी इज ए लॉजिकल मॉडल नॉट कंसेप्चुअल एंड फिजिकल मॉडल बच्चों, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट बच्चों, जो 48 वीडियो ढंग से देख लेना, मैं गारंटी देता हूं 32 वीडियो थ्योरी प्लस आपके 48 है ना, तो 32 वीडियो तो आपके थ्योरी हो गए, और 32 वीडियो के बाद आपके 16 वीडियो एमसीक्यू के, उनमें पूरा ब्रह्मांड करवा दिया मैंने, उनको जरूर कर लेना, जिन्होंने उनको कर लिया ये भी हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग डेटा फ्लो डायग्राम इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, तो डीएफडी का मेन यूज क्या है, टू डिजाइन द यूजर इंटरफेस ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल सही है बच्चों। यूजर इंटरफेस का पता यहीं से चलता है कि ठीक है यार ये सिस्टम है, सिस्टम की बाउंड्री है, ये एक्सटर्नल है बच्चों, ये एक्सटर्नल है, और कौन कौन से स्टोरेज है, तो सारी चीजें हैं। तो बच्चों वो कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग डेटा फ्लो डायग्राम इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, टू डिजाइन द यूजर इंटरफेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। टू रिप्रेजेंट, ये इंटरफेस ही कहलाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल फ्लो ऑफ डेटा विद इन द सिस्टम, ये ज्यादा सही है, इससे ज्यादा सही है, तो डबल लाइन लगा दिया। टू इंप्लीमेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इन द सिस्टम, गलत है। टू डॉक्यूमेंट द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, गलत है बच्चों। आपका आंसर क्या ज्यादा सही है, बी। क्या ए गलत है गुरुजी, नहीं। टू डिजाइन द यूजर इंटरफेस ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल सही है, बाकी बी ज्यादा बेस्ट है। आ गया समझ में, तो बच्चों याद रखना ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन उसने प्राइमरी वर्ड बोला है, प्राइमरी पर्पज बोला है, मतलब जो सबसे ज्यादा सही है, जो सबसे ज्यादा सही है बच्चों बी है। क्या ये क्लियर है, एक बार कमेंट कर दो। प्राइमरी पर्पज मतलब हो सकता है एक से ज्यादा सही हो, लेकिन आपको प्राइमरी बताना, प्राइमरी का मतलब तो जो मेन उद्देश्य क्या है डीएफडी का, तो बच्चों टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल फ्लो ऑफ डेटा विद इन द सिस्टम, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन डेटा फ्लो डायग्राम, सबको पता है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बिल्कुल होता है, लेवल 0 डीएफडी जिसी को कहते हैं, लेवल 1 डीएफडी भी कहते हैं। डिटेल डिजाइन डायग्राम ये कुछ नहीं होता बच्चों, याद रखना, डिटेल डीएफडी बच्चों 0, 1 और कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ही होता है, डिटेल डिजाइन डायग्राम कुछ भी नहीं होता। डीएफडी के केस में ये कोई चीज नहीं है, कौन सी डी बच्चों, क्लियर। याद रखिए, अगर इसी को आगे बढ़ते हैं तो इसको ऐसे बोलते हैं, इसकी डिटेल डीएफडी ये होता है, इसकी डिटेल डीएफडी लेवल 2 डीएफडी होती है, उसकी डिटेल डीएफडी लेवल 3 डीएफडी होती है। ऐसा कोई डिटेल डिजाइन डायग्राम कुछ नाम नहीं है बच्चों। लेवल 3 बोलोगे तो ये बोल दो लेवल 2 से बना हुआ है, लेवल 2 बोलोगे तो लेवल 1 से बना हुआ है बच्चों, लेकिन इस तरीके का कोई डीएफडी नहीं होता बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इन डेटा फ्लो डायग्राम, अब कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इन डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। डेटा प्रवाह आरेख में संदर्भ आरेख का उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड ए डिटेल व्यू ऑफ द सिस्टम प्रोसेस, तो गलत है बच्चों। डिटेल्ड व्यू है क्या बच्चों कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, गलत है। डिटेल व्यू तो केवल इतना, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम तो केवल इतना बताता है कि यार ठीक है ये तो आपका सिस्टम है, और ये सिस्टम की आपकी बाउंड्रीज है, और ये बच्चों एक्सटर्नल रिसोर्सेज है, केवल इतना सा बताएगा, सिस्टम का स्टोरेज की भी कोई बात नहीं करता हो। तो नेक्स्ट, टू इलिस्ट्रेट द ओवरऑल स्कोप एंड बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम, ये बिल्कुल सही है कि ओवरऑल सिस्टम है क्या और उसकी बाउंड्रीज है क्या। टू डिपिकेट द फिजिकल लेआउट, गलत है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, लॉजिकल। तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी बच्चों, क्लियर। तो मेरे हिसाब से अच्छी तरह क्लियर हो जाना चाहिए। ये गलत है, ये गलत क्यों है, ये मैंने आपको समझा दिया। टू रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सब सिस्टम, तो इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सब सिस्टम, तो बच्चों इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सब सिस्टम, ये वर्ड गलत है। टू रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सब सिस्टम की जगह इंटरेक्शन बिटवीन एक्सटर्नल यूजर और सिस्टम आना चाहिए था बच्चों, क्लियर। तो ये लाइन भी गलत है। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इन डेटा फ्लो डायग्राम, यह सिस्टम एक ही है बच्चों, सब सिस्टम कुछ है ही नहीं। तो बच्चों सब सिस्टम अगर होता तो लेवल 1 डीएफडी होती है, उसमें सिस्टम बहुत सारे सब सिस्टम में ब्रेक हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट डायग्राम में तो सिस्टम ही एक ही होता है, इसलिए वर्ड ही गलत हो गया। इसकी जगह आना चाहिए था टू रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन बिटवीन एक्सटर्नल एंटिटी एंड सिस्टम, तो ये इंटरेक्शन हो जाता है बच्चों, क्लियर। ये बाउंड्री इंटरेक्शन का काम करी, ये बाउंड्री इंटरेक्शन का काम करी, तो बी भी गलत हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। कॉन्टेक्स्ट इज हिडन रिसोर्सेज, गलत है।
गलत है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब हिडन रिसोर्सेज मत बोलो आप, कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये बोलिए एब्स्ट्रैक्ट वर्जन ऑफ ए सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट वर्जन ऑफ ए सिस्टम का मतलब है कि बस सिस्टम क्या करता है ये पता है, बाकी कुछ भी पता नहीं है। क्लियर? हिडन रिसोर्सेज का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ कंप्लीट सिस्टम, ऐसे बोल दो। नोट डिटेल प्रोसेस शो, वेरी गुड। सब सिस्टम कहां से होंगे भाई कॉन्टेक्स्ट में? सब सिस्टम कहां से होंगे कॉन्टेक्स्ट में? कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में तो एक ही सिस्टम होता है ना। डीएफडी लेवल 0 नहीं पढ़ाया था क्या मैंने? क्या होता है उसके अंदर? एक ही तो सिस्टम होता है बच्चों। हाँ, इंटरेक्शन बिटवीन एक्सटर्नल और सिस्टम हो जाता ठीक है ना, एक्सटर्नल और सिस्टम हो जाता ठीक होता। आगे सबके सामने क्या बोलना चाह रहा हूं? नेक्स्ट, नोट डिटेल प्रोसेस शो, वेरी गुड उर्वशी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। खत्म? तो बच्चों ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। 600 क्वेश्चन की ये बुक बन रही है। 300 क्वेश्चन इसके हो चुके थे, 2 दिन इस पे काम नहीं हुआ। ओनली सिस्टम विद बाउंड्री इज कॉन्टेक्स्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, कल अपन लेंगे 51 से लगा के 75 तक। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे, 30 से 45 मिनट की क्लास लेंगे। सेट खत्म हो चुका है। ये ग्रुप में अलग से बना दूंगा, सेट बुक। ऐसे डीबीएमएस की बुक लेके आ रहे हैं हम आपके लिए, ऐसे ही जावा की बुक लेके आ रहे हैं, और ऐसे ही नेटवर्किंग की बुक लेके आ रहे हैं। और शाम को आपका बच्चों 5 बजे जावा लूंगा ताकि क्लास थोड़ी लंबी हो जाए। धन्यवाद। ये बच्चों अलग से आएंगे आपके सेट के, इन्हीं वीडियो के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि फिर डबल डबल हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, लेकिन मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग कर लिया। सेट बुक डलवा देंगे, टाइप हो रही है, 300 क्वेश्चन ही टाइप हुए हैं, 50 तो मैंने कराई दिए। रोज मैं आपको 25-25 कराता रहूंगा। टाइम खूब पड़ा है, 5 महीने पढ़े हैं, पता नहीं कितने एमसीक्यू करा दूंगा। अब ये कोचिंग ऐसी है बच्चों, तुम चाहे पढ़ो नहीं पढ़ो, ये बंदा रोज आएगा पढ़ाने, रोज आएगा ये बंदा। और पिछले जब से ऑनलाइन चला है, जब से इतना पढ़ा रहा है, इतना मटेरियल इकट्ठा हो गया, तुम पढ़ो बस। और हर बार नया लेके आता हूं, हर बार नया लेके आता हूं, हर बार नया लेके आता हूं। आप टेंशन फ्री रहो और बस इतना मटेरियल आप पढ़ना स्टार्ट करो। नेटवर्किंग पढ़ लेना, क्योंकि जावा खत्म होते नेटवर्किंग एक बार और करा देंगे पूरी। धन्यवाद। शाम को 5 बजे मिलते हैं बच्चों।